नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 4। पिछले वीडियो में जाना गया रासायनिक अभिक्रिया का वेग के बारे में, यानी कि रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में, और इसमें हम लोगों ने जाना औसत वेग के बारे में, और इससे रिलेटेड इक्वेशन को भी हम लोगों ने कर लिया था कवर, और इसके साथ ही साथ ग्राफ प्लॉट किया गया। और वहीं से आज के वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, और यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जरूर देखें। आज के वीडियो में थोड़ा सा पिछले वीडियो का हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद से इस चैप्टर के आगे के टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो हमने बताया क्या पिछले वीडियो में? औसत वेग के बारे में। क्या चीज? तो औसत वेग के बारे में। तो थोड़ा सा रिवाइज हम कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का वेग में जाना गया औसत वेग, औसत वेग। और औसत वेग में क्या बताया गया? अभिकारकों आवलिक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और बटे में समय अंतराल, यही चीज बताया गया, समय अंतराल। तो कहने का मतलब है कि औसत वेग क्या होता है? तो अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन और समय अंतराल का जो अनुपात होता है उसी को बोला जाता है औसत वेग, जिसमें कि अभिकारक के लिए हमने अलग बताया था और उत्पाद के लिए अलग बताया था। तो सबसे पहले हम अभिकारक के लिए जान लेते हैं औसत वेग बराबर हो जाएगा क्या? तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन का क्या मतलब? कि अभिकारक की सांद्रता में होती है कमी, अभिकारक की सांद्रता में होती है कमी, और बटे में समय अंतराल। और औसत वेग को प्रदर्शित किया जाता है RAV से बराबर अभिकारकों की सांद्रता में कमी को जो है ऋणात्मक द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इसे हम दिखाते हैं क्या? डेल्टा R को हम बड़ा कोष्टक में बंद करते हैं, जो बताता है अभिकारक की सांद्रता को, या किसे व्यक्त करता है? अभिकारक की सांद्रता को। ये बात याद रखनी है। और बटे में समय अंतराल को हम कहते थे डेल्टा T। ठीक। उसके बाद से यदि हम औसत वेग की बात करें उत्पाद के लिए, तो औसत वेग बराबर हो जाएगा क्या चीज? उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। इसका मतलब है क्या? कि उत्पाद की सांद्रता में होती है वृद्धि, बताया गया है पहले। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यह वीडियो नहीं समझ में आने वाला है। तो हम पहले यही हिदायत करेंगे कि आप पिछला वीडियो देखें, और उसके बाद से इस वीडियो को आप देखेंगे तो सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि होती है, यही परिवर्तन होता है ना, वृद्धि। और बटे में क्या होने वाला है? तो समय अंतराल। अब ध्यान देने वाली बात है कि औसत वेग को हम लोग प्रदर्शित करते हैं RAV से, और उत्पाद की सांद्रता में होती है वृद्धि, यानी कि ये हो जाता है पॉजिटिव, और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को हम प्रदर्शित करेंगे डेल्टा P से, और P को बड़ा कोष्टक में हम बंद करेंगे। इसका मतलब है क्या? उत्पाद की सांद्रता, और डेल्टा का मतलब है परिवर्तन, और बटे में हो जाएगा डेल्टा T। बटे में हो जाएगा क्या चीज? तो डेल्टा T। तो ये था उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, यानी कि उत्पाद के लिए औसत वेग, और यह है अभिकारक के लिए औसत वेग। अब बात किया जाएगा यूनिट का, इकाई का। क्या होता है औसत वेग की इकाई? तो यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है। किसे प्रदर्शित कर रहा है? सांद्रता को। और सांद्रता को मोल बटे में लीटर से प्रदर्शित करते हैं, मोल प्रति लीटर। और T जो है समय है, और समय को मापा जाता है किस में? सेकेंड में, यानी कि यही हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी कि मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड।
तो ये हो जाता है किसके लिए, औसत वेग के लिए मात्रक। तो ये भी तो वही है औसत वेग, तो इसका भी मात्रक वही हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये रहा यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया वेग के लिए औसत वेग और औसत वेग का यूनिट यानी कि मात्रक। और यहां तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, क्या, तो तात्कालिक वेग। समझना है यहाँ पे आगे जो हमारा टॉपिक आ जाएगा वो क्या है, तात्कालिक वेग। इसी को ताक्षणिक वेग भी कहा जाता है, ताक्षणिक वेग यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट। इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, तो जब समय के किसी क्षण पर वेग ज्ञात किया जाता है, यानी कि क्या मतलब, तो जब समय के किसी क्षण पर, समय के किसी क्षण पर वेग ज्ञात किया जाता है तो उसे ही बोला जाता है तात्कालिक वेग या ताक्षणिक वेग। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसी एक निश्चित समय पर किया जाएगा, यानी कि वह जो समय होने वाला है फिक्स टाइम होने वाला है, और उस पर यदि हम वेग ज्ञात करते हैं किसी क्षण पर, समय के किसी क्षण पर हम वेग ज्ञात करते हैं तो उसे ही बोला जाता है तात्कालिक वेग। जैसे कि हम कहें कि आप 5 बजे कहाँ पे थे, तो आप वो एक्यूरेट जगह बताएंगे जहां पे आप उपस्थित हैं। यदि हम कहें कि आप 2 बजे कहाँ पे थे, तो एक्यूरेट जगह बताएंगे कि हम 2 बजे यहाँ पे उपस्थित थे। और यदि हम कहें कि 5 और 2 बजे के बीच में आप कहाँ पे थे, तो आप अलग अलग जगहों पे मूव कर रहे होंगे, तो अलग अलग स्थितियों को बताएंगे। तो ये होता है क्या चीज़, तो समय अंतराल, जब दो टाइम के बीच का जो अंतर होता है उसे हम व्यक्त करें। और यदि हम एक फिक्स टाइम की बात करते हैं, जैसे कि 5 बजे आप कहाँ थे, तो आप बताएंगे कि इस स्थान पे थे, तो ये क्या है, फिक्स टाइम है। और फिक्स टाइम पर जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग की गणना करते हैं तो उसी को बोला जाता है तात्कालिक वेग या ताक्षणिक वेग। समझ में आ गया होगा बातें। अब इसको जो है हम एक गणितीय फार्मूले पे हम क्या करते हैं, रखते हैं, और उसके बाद से हमें निकल करके आता है क्या चीज, तो तात्कालिक वेग। कैसे, तो हमने क्या कहा कि तात्कालिक वेग, तात्कालिक वेग बराबर क्या होगा, तो यहां पे हमें लिमिट लेना होगा, गणितीय वैल्यू लेना होगा। और यह जो लिमिट होगा किसके लिए होगा, तो फिक्स टाइम के लिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे डेल्टा टी क्या है, इसके लिए हमने 0 फिक्स कर लिया है। तब जो वेग होगा क्या चीज, तो अभिकारक के लिए हो जाएगा माइनस का डेल्टा आर बटे में डेल्टा टी, माइनस का डेल्टा आर बटे में डेल्टा टी। और यही चीज हो जाएगा उत्पाद के लिए बराबर प्लस का लिमिट लगाते हैं यहाँ पे, लिमिट, और डेल्टा टी किसके लिए है, शून्य के लिए है, तो प्लस डेल्टा पी और बटे में डेल्टा टी। यदि हम इस लिमिट के वैल्यू को हटाते हैं तो जो डेल्टा होता है वह डी में परिवर्तित हो जाता है। अतः हम कहेंगे क्या, तात्कालिक वेग बराबर हो जाएगा क्या चीज, तो इसके लिए हो जाएगा माइनस का डी आर बटे में डी टी बराबर, इसके लिए हो जाएगा प्लस का डी पी बटे में डी टी। तो ये है तात्कालिक वेग के लिए, किसके लिए, तात्कालिक वेग के लिए। तो इसका भी उपयोग होने वाला है और ये आपने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें आगे क्या जानना है, संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए औसत वेग, संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए औसत वेग। तो यही लगा लेते हैं हेडिंग, संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए औसत वेग। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है, वही वाली रासायनिक अभिक्रिया, क्या, तो R यानी कि अभिकारक है, ये अभिकारक से बन रहा है
उत्पाद P, ये क्या है तो उत्पाद है। यहाँ पे हमने क्या लिया कि एक रासायनिक समीकरण लिया, वही जो समीकरण है बार बार इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये रासायनिक समीकरण है और अभिकारक से बन रहा है उत्पाद। अब इसे हमें संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए क्या करते हैं कि ये हो जाएगा MR से बन जाएगा NP। यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको संतुलित कर लिया। ये कैसा समीकरण हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब क्या करना है, तो यहाँ पे M और N क्या है, तो अभिकारक के अणुओं की संख्या है, और यहाँ पे N क्या है तो उत्पाद के अणुओं की संख्या है। तो N अभिकारक के अणुओं की संख्या, उत्पाद के अणुओं की संख्या क्या है तो N है, और इसे ही बोला जाता है स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक। अभिकारक और उत्पाद का क्या चीज तो स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक। तो हमने क्या कहा कि जहां M और N संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों के क्रम से स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है। क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है। तो जहां M और N क्या है तो संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के क्रम से स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है। यानी कि यहाँ पे जो है M अभिकारक के लिए स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है और N जो है उत्पाद के लिए स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है। और यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए औसत वेग क्या होने वाला है, तो थोड़ा सा औसत वेग यहाँ से डिफरेंट टाइप का लिखेंगे और उसको आपको समझना है कि यहाँ पे जो गुणांक आया इसके लिए इस गुणांक को तो औसत वेग में लगाना पड़ेगा। क्या होता है औसत वेग किसके लिए, तो संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए। तो इसके लिए लिखते हैं औसत वेग बराबर होगा, अभिकारक की बात किया जाए तो ये ऋणात्मक होता है डेल्टा R बटे में डेल्टा T, और यहाँ पे जो M है वो बटे में हो जाता है, यानी कि स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक बटे में हो जाता है गुणांक के रूप में, तो इंटू हो जाएगा 1 बटे में M। और यही चीज उत्पाद के लिए भी होगा, बराबर हो जाएगा प्लस डेल्टा P और बटे में डेल्टा T, और इसके लिए स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक हो जाएगा 1 बटे में N। तो ये जो स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक होता है हमेशा बटे में चला जाता है। तो ये हुआ संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए औसत वेग। चीजें समझ में आ गई होंगी। यहीं पे हम इसे उदाहरण के द्वारा देखेंगे और भी अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देख लेते हैं उदाहरण। जैसे कि हम वही उदाहरण लेते हैं अमोनिया का निर्माण। तो अमोनिया के निर्माण में क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के बीच अभिक्रिया होती है और अमोनिया बनता है। अभी यह समीकरण बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। संतुलित करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम 2 का गुणा कर लेते हैं तो नाइट्रोजन संतुलित हो जाता है। अब हाइड्रोजन देखा जाए तो हाइड्रोजन 6 हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है तो 2 ही है, तो यहाँ पे हम 3 का गुणा कर लेते हैं। तो ये जो समीकरण है संतुलित समीकरण हो गया, ठीक है ना, संतुलित समीकरण हो गया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन अणु की संख्या 1 है, तो ध्यान देना है। अब इसका हमें औसत वेग ज्ञात करना है। औसत वेग क्या हो जाएगा, तो औसत वेग हो जाएगा इसके लिए औसत वेग बराबर, सबसे पहले अभिकारक 2 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा N2 बटे में डेल्टा T, और इनटू कर लेंगे क्या, ये जो है 1 है अणुओं की संख्या, तो 1 बटे में 1 कर लेते हैं, ठीक। और इसी प्रकार से इस अभिकारक के लिए यदि हम बात करें औसत वेग, तो ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा H2 और बटे में डेल्टा T, और यहाँ पे क्या होगा, तो 1 बटे में 3 हो जाएगा, क्योंकि इसकी संख्या है कितना
3 है। और यही हम औसत वेग इसके लिए बात करें तो बराबर हो जाएगा प्लस का 1/2, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक गुणांक 2 है और NH3 डेल्टा NH3 और बटे में डेल्टा T। तो ये हो जाएगा इसके लिए क्या, तो इसके लिए हो जाएगा औसत वेग। तो कहने का हमारा मतलब है क्या कि ये जो अणुओं की संख्या आ रहा है अभिकारक और उत्पादों को, इसी को बोला जाता है स्टोइकोमेट्रिक गुणांक। और ये हमेशा बटे में होता है। कब, जब हम औसत वेग लिखते हैं तब। बातें समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम कहें कि हमारे पास जो है हाइड्रोजन आयोडाइड है, उदाहरण नंबर है ये दूसरा, हाइड्रोजन आयोडाइड है और यह विघटित हो जा रहा है H2 में और I2 में। ठीक है, H2 में और I2 में बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, आयोडीन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसमें हम 2 का गुणा कर लेते हैं। इधर हम 1 रखिए तो कोई अंतर नहीं होने वाला है। तो ये रहा एक संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या हुआ, तो ये है संतुलित समीकरण है। ठीक, ये संतुलित समीकरण है। अब हम क्या करते हैं, कि इसके लिए औसत वेग ज्ञात करते हैं। औसत वेग, तो क्या हो जाएगा औसत वेग, अभिकारक के लिए हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे क्या है तो 2 है, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 HI डेल्टा HI बटे में डेल्टा T। और यही बात उत्पाद के लिए हो जाएगा क्या, तो प्लस का, इसकी संख्या है कितना 1 है, तो लिखे या न लिखे बात एक ही है, तो H2 बटे में डेल्टा T बराबर, यहाँ पे I2 के लिए हम लिख देते हैं प्लस का डेल्टा I2 बटे में डेल्टा T। तो ये रहा यहाँ पे क्या चीज, तो औसत वेग। बातें समझ में आ गई होंगी, और यदि समझ में आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स के द्वारा बताएं। और यहाँ तक हमने बहुत ही अच्छे से बताने का प्रयास किया है, और जो भी यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। न भी समझ में आए तो उसे भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो भी चल रहा है सब जो है एक क्रम से हम बता रहे हैं, जो भी NCERT का है क्रम से चल रहा है। और यदि आप इसे सीक्वेंस में वीडियो आप देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इतनी चीजें आप लोग नोट करें, उसके बाद से हम क्या करेंगे कि आपके NCERT में जो क्वेश्चन दे रखा है इस टॉपिक से रिलेटेड, उस क्वेश्चनों को अब हम हल करेंगे। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले या नोट करें। प्यारे बच्चों, औसत वेग से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी सब चीजों पर हमने विस्तार से चर्चा किया, डिटेल्स में स्टडी किया, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इसे समझ पाए होंगे, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। अब हम औसत वेग से रिलेटेड कुछ उदाहरण दे रखा है NCERT में, इसके साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, और उसी क्वेश्चनों को, उदाहरणों को किया जाएगा हल। जिसमें कि पहला उदाहरण हम लेते हैं जो है क्या 4.1, और इसमें क्या कह रहा है कि ब्यूटिल क्लोराइड की विभिन्न समय पर दी गई सांद्रताओं से अभिक्रिया ये वाली है, और इसके लिए विभिन्न समय अंतरालों में औसत वेग की गणना करनी है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, औसत वेग पूछ रहा है, औसत वेग। और औसत वेग के बारे में बताया भी गया कि क्या होता है। अब देखना है यहाँ पे ये अलग अलग समय अंतराल है, और इस ब्यूटिल क्लोराइड क्या यहाँ पे अभिकारक है, और इस ब्यूटिल क्लोराइड के लिए अलग अलग समय अंतराल पे सांद्रता दिया हुआ है, कैसे कैसे समय आगे बढ़ता है और इसकी सांद्रता में होती है कमी। तो यही चीज यहाँ पे जानना है, तो औसत वेग के बारे में जानना है। और हमने पहले भी बताया है कि रासायनिक अभिक्रिया में यदि किसी एक पदार्थ का, चाहे अभिकारक हो या उत्पाद, उसकी सांद्रता दिया हुआ है, उसका समय अंतराल दिया हुआ है, तो उससे हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, इस अभिकारक का, ब्यूटिल क्लोराइड का अलग अलग समयों पे सांद्रता दे रखा है। तो हमें करना क्या है, हमें फॉर्मूला पता है कि अभिकारक के लिए औसत वेग क्या होता है, माइनस का डेल्टा R बटे में डेल्टा T। और थोड़ा सा इसको विस्तार कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का
R2 माइनस R1 बटे में डेल्टा टी। इस फार्मूले पे, इस इक्वेशन पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लगाएंगे और बहुत ही आसानी से आप इसे समझ पाएंगे। लगाने का प्रयास करते हैं, क्या है ये। तो देखना यहाँ पे समय अंतराल हम लेते हैं 0 से 50, ठीक है, 0 से 50 सेकेंड, क्योंकि यही समय अंतराल दिया हुआ है। और यदि हम इसको T1 कहें तो ये वाला हो जाएगा T2, और यही चीज इसके लिए हो जाएगा, तो इसको हम कह रहे हैं R1, तो ये हो जाएगा R2। अब यही चीज यहाँ पे फिट कर लेते हैं। सबसे पहला जो है यही हो जाएगा, औसत वेग। औसत वेग प्रथम कंडीशन में देख लेते हैं क्या होगा, यही होगा। तो माइनस का R2 दे रखा है कितना, तो 0.0905 माइनस R1 कितना दिया हुआ है 100, 0.100 ना, 0.100, और बटे में हो जाएगा T2 का मान दे रखा है 50, और माइनस T1 का मान दे रखा है कितना, तो 0। ये वाला जो है हो जाएगा क्या चीज, तो T2 माइनस T1, यही होगा, पहले भी हमने बताया हुआ है। अब इसी चीज को करते हैं हल, देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा और कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 5, उसके बाद से हो जाएगा 9, उसके बाद से 0, 0.0, ये मान आने वाला है। यदि इसमें से इतना माइनस करते, क्योंकि ये कम मान है ये अधिक है, तो इसलिए ये ऋणात्मक मान आया है, और बटे में यदि 50 में से 0 घटाते हैं तो 50 ही आएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तब क्या होने वाला है, तब देखा जाए ये बराबर हो जाएगा कितना आ गया मान, तो 0.0095, और बटे में है 50। क्या करते हैं कि इस पॉइंट को हटाते हैं तो 1 2 3 4 अंक का दशमलव था, इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 10,000 से गुणा कर देते हैं। दोनों ओर 10,000 से गुणा किया गया, तो यहाँ पे दशमलव हटा और यहाँ पे ये बढ़ गया। अब आगे देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो यदि हम इस 50 से क्या करते हैं 95 में भाग देते हैं, तो ये जो मान आने वाला है वह 1 टाइम जाएगा, उसके बाद से 9 टाइम जाएगा, और ये 0 के लिए पॉइंट, तो इक्वल टू हो जाएगा 1.9 अपान 10 पर घात हम 4 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 0 है। अब क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1.9 गुणे 10 पर घात -4, क्योंकि ये वाला ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। और पता है कि औसत वेग का मात्रक क्या होता है, औसत वेग का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा कर रखा है। तो ये रहा औसत वेग फर्स्ट कंडीशन के लिए, प्रथम कंडीशन के लिए। इसके लिए सेकेंड के लिए, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, तो यदि हम कहें कि हम समय अंतराल ये ले रहे हैं, तो हमारे लिए सांद्रता में परिवर्तन ये हो जाएगा, यही होगा ना। अब क्या करें कि इसको हम करें कि ये T1 है, तो ये वाला हो जाएगा T2, और ये वाला हो जाएगा R1, और ये वाला हो जाएगा R2। अब इसके लिए औसत वेग हमें निकालना है, तो औसत वेग बराबर हो जाएगा क्या, वही R2 माइनस R1। ये R2 है 0.0820, और माइनस R1 क्या दिया हुआ है, तो 0.0905, और अपान क्या है, तो बटे में है कितना, तो T2 है 100, और माइनस T1 है कितना 50 है। अब इसको यदि आप हल करते हैं तो आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है किसमें, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में। तो इसको आप लोगों को कैलकुलेशन करना है और हल करना है, यहाँ पे आंसर बताना है और उसे कमेंट बॉक्स में लिख भी देना है। आगे बढ़ते हैं और जाना जाए यहाँ पे थर्ड कंडीशन, तीसरा नंबर। तो तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं कि यदि हम समय अंतराल ये वाला लें, तो हमारे लिए जो सांद्रता में परिवर्तन हो जाएगा ब्यूटिल क्लोराइड का ये हो जाएगा। तो इसको हम करें कि ये T1 है तो ये T2 हो जाएगा, और इसको मान रहे कि ये R1 है तो ये हो जाएगा R2, यही होने वाला है। अब हम क्या कर लेते हैं कि इसके लिए हम औसत वेग ज्ञात कर लेते हैं। औसत वेग बराबर, यहाँ पे R2 क्या है, ये वाला है, यहाँ पे माइनस लगाना है, ये माइनस लगाना नहीं भूलना है। अब क्या होगा 0.0741 माइनस R1 कितना है, तो 0.0820, और बटे में
T2 कितना है 150, कितना है 150 और माइनस T1 कितना है 100 है। तो यहां पर भी आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर होने वाला है, और ये भी आंसर आएगा उसी में मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में। आगे बढ़ जाते हैं और हम समय अंतराल ले लेते हैं ये वाला, इसको कहें कि ये T1 है तो ये हो जाएगा T2, तब सांद्रता में परिवर्तन ये होने वाला है, ये R1 होगा और ये हो जाएगा R2। तो इसके लिए चौथा कंडीशन होगा और औसत वेग क्या होगा, तो औसत वेग बराबर माइनस का R2 कितना है तो 0.0671 और माइनस R1 कितना है तो ये वाला है 0.0741 और बटे में T2 कितना है, T2 200 है तो यहाँ पे 200 लिख देते हैं और माइनस T1 कितना है तो 150 है, और इसे भी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। और आंसर क्या आएगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ जाते हैं और अगला कंडीशन देखा जाए, यदि हम समय अंतराल ये लेते हैं, समय अंतराल तो हमारे लिए सांद्रता परिवर्तन तो ये हो जाएगा, तो समय इसको हम कहें कि T1 तो ये हो जाएगा T2 और इसको कहें कि R1 तो ये हो जाएगा R2। तब इसके लिए औसत वेग क्या होगा, औसत वेग, तो पांचवा कंडीशन में औसत वेग निकालते हैं, औसत वेग बराबर हो जाएगा माइनस का R2 कितना दे रखा है तो ये है 0.0549 और माइनस R1 कितना है तो ये वाला है 0.0671 और बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा आपका T2 माइनस T1 यानी कि 300 माइनस 200, 300 माइनस 200। तो यहाँ पर भी आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या आंसर होने वाला है। अब अगला कंडीशन लिया जाए, यदि हम समय अंतराल ये लेते हैं, इसको कहें कि ये T1 है और ये T2, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये सांद्रता R1 और ये R2। अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि निकालते हैं औसत वेग। छठा कंडीशन है औसत वेग, औसत वेग बराबर हो जाएगा माइनस का R2 कितना है तो R2 है 0.0439 और माइनस R1 कितना है तो यह है 0.0549 और बटे में T2 कितना है तो T2 यहाँ पे 400 और 400 माइनस कर लेते हैं, T1 कितना है तो 300 बराबर यहाँ पे आंसर लिख देना है और आंसर को कमेंट बॉक्स में भी लिख देना है ताकि अभ्यास बना रहे, प्रैक्टिस बना रहे और इस तरह के क्वेश्चन लगाने का आप प्रयास करें, क्योंकि औसत वेग से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगला स्टेप देख लेते हैं। अगला स्टेप, यदि हम कहें कि हमें ये समय अंतराल लेना है, इसको कहें T1 और इसको कहें T2, तब हमारे लिए जो इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, ये R2। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो हम सातवां स्टेप करने जा रहे हैं। औसत वेग यदि निकालें, औसत वेग बराबर माइनस का R2 कितना है, R2 यहाँ पे है 0.0210 माइनस R1 कितना है तो यहाँ पे R1 ये वाला है 0.439 और बटे में हो जाएगा क्या, तो T2 कितना है तो 700 है, 700 और माइनस हो जाएगा T1 कितना है तो 400 है और इसको भी कैलकुलेशन करना है और इसका आंसर देना है। और यहाँ पे यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है, यदि यूनिट्स आप लिखते हैं तो कंप्लीटली नंबर मिलता है, यदि यूनिट्स नहीं लिखते हैं तो इससे भी नंबर कट जाते हैं, ये भी ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं और आगे यदि हम समय अंतराल ये वाला ले लें, इसको कहें कि ये T1 है तो ये हो जाएगा T2 और यदि ये वाला जो है हमारा सांद्रता परिवर्तन है और ये वाला हो जाएगा R1 और ये वाला हो जाएगा R2, तब हम अगला स्टेप करेंगे और अगला स्टेप क्या हो जाएगा, तो अगला स्टेप हो जाएगा हमारा औसत वेग बराबर, औसत वेग बराबर, औसत वेग बराबर हो जाएगा माइनस का R2 है कितना तो 0.017 माइनस R1 कितना है तो 0.0439 और बटे में T2 कितना है यहाँ पे 800 है और माइनस T1 कितना है 700 है और यहाँ पे आपको आंसर लिख देना है।
तो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और इसको हल करना है और ये कैलकुलेशन करने का प्रयास करना है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम्पल नंबर हो जाएगा 4.2। तो इसे आप नोट करें और फटाफट स्क्रीनशॉट लें। प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने उदाहरण नंबर 4.1 हल किया और औसत वेग के अनुसार ये जो क्वेश्चन हल कराए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं कई बार एग्जामिनेशन में, तो बहुत ही जरूरी है इस क्वेश्चन को समझना। इसी क्रम में अब हम उदाहरण नंबर 4.2 हल करेंगे जो दे रखा है आपके एनसीईआरटी में। ये क्वेश्चन है क्या, तो कह रहा है कि 318 केल्विन पर N2O5 के अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में N2O5 की सांद्रता के मापन द्वारा किया गया। प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता 2.33 मोल प्रति लीटर थी जो 184 मिनट बाद घटकर 2.08 मोल प्रति लीटर रह गई। यह अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण के अनुसार होती है और ये समीकरण यहाँ पे दे रखा है जो कि संतुलित रासायनिक समीकरण है। फिर क्या कह रहा है कि इस अभिक्रिया के लिए औसत वेग की गणना घंटों, मिनटों तथा सेकेंडों के पद में कीजिए और इस समय अंतराल में NO2 के उत्पादन की दर क्या है ये बताइए। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो पूछ रहा है औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग पूछ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखा जाए औसत वेग में क्या पूछ रहा है कि इसे घंटा में ज्ञात करना है, इसके साथ साथ मिनट में भी और इसके साथ साथ सेकंड में भी ज्ञात करना है। फिर क्या पूछ रहा है कि NO2 के उत्पादन की दर क्या है। NO2 के उत्पादन की दर पूछ रहा है, इसकी गणना पूछ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, तो कह रहा है क्या कि N2O5 की सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता दिया हुआ है 2.33 मोल प्रति लीटर। इसका मतलब कि ये अभिकारक है और इसकी सांद्रता दे रखा है। N2O5 के लिए इसकी सांद्रता दे रखा है कितना, तो R1 बराबर 2.33 मोल लीटर इनवर्स। उसके बाद से R2 का भी मान यहाँ पे दे रखा है क्या, 2.8 मोल प्रति लीटर। तो 2.08 मोल प्रति लीटर ये मान दे रखा है और इसका जो समय अंतराल दिया है डेल्टा टी 184 मिनट दिया हुआ है। ये भी याद रखना है, कितना दिया हुआ है, 184 मिनट। तो करना क्या है, सारा वैल्यू तो दे रखा है और औसत वेग का समीकरण हमें पता ही है, इक्वेशन पता ही है क्या होता है और उस पर हमें वैल्यू को रखना है और क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो औसत वेग के बारे में हमने पहले भी बताया रखा है कि रेट एवरेज बराबर क्या होता है अभिकारक के लिए, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता यहाँ पे दे रखा है और किसी एक का सांद्रता दिया है तो उससे हम औसत वेग की गणना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तब यहाँ पे रेट एवरेज हो जाएगा बराबर क्या चीज, तो माइनस का डेल्टा आर बटे में डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे आर क्या है, तो आर हमारे लिए ये है, तो यही चीज हम यहाँ पे लिख देंगे पहले क्या, तो आर हो जाएगा N2O5 यही है और बटे में डेल्टा टी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए स्टोइकोमेट्रिक गुणांक 2 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2। तब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से। अब यही जो मान होगा ये हो जाएगा क्या चीज, माइनस का 1/2 R2 माइनस R1 और बटे में डेल्टा टी, यही हो जाएगा मान। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखा जाए यहाँ पे कि R2 का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे दिया हुआ है 2.08 माइनस R1 का मान दिया हुआ है 2.33 मोल लीटर इनवर्स और बटे में क्या है, तो बटे में डेल्टा टी का मान दिया है 184 मिनट। 184 मिनट क्या हो जाएगा, 184 मिनट हो जाएगा। यदि हम इतने में से इतना घटाते हैं तो वैल्यू आता है माइनस में और माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
और उसके बाद से 184 से यदि हम उसे भाग देते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। और किस में मिल जाएगा? मिनट में मिल जाएगा। किसमें? मिनट में। इसको आपको स्वयं कैलकुलेशन करना है, हमने कैलकुलेशन कर रखा है। और इसका मान क्या होगा ये हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये मान हो जाएगा 6.79 गुणे 10 पर घात -4 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। तो ये मान होने वाला है यहाँ पे। तो मिनट में इसका आंसर हमने ला दिया। किसमें? तो मिनट में। अब इसको सेकेंड में लाना है। किस में लाना है? रेट एवरेज सेकेंड में लाना है। तो रेट एवरेज बराबर हो जाएगा कितना? तो इसी मान को हम सेकेंड में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6.79 गुणे 10 पर घात -4 मोल और बटे में हो जाएगा लीटर। और ये क्या है? मिनट। और मिनट को जो है सेकेंड में परिवर्तित करना है। किसमें? सेकेंड में। तो क्या होता है? ये बात याद रखनी है कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। यही होता है ना, 60 सेकेंड। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें 60 से गुणा करना पड़ेगा, तब यह जो मान होगा कितना होगा, इसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। और यह मान होगा कितना? तो 1.13 गुणे 10 पर घात -5 मोल लीटर प्रति लीटर। और किस में आएगा ये? सेकंड में। तो सेकंड वाली भी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। अब क्या ज्ञात करना है हमें? तो इसको जो है घंटा में, मिनट और सेकंड के बारे में तो हमने बात कर लिया। अब इसे घंटा में व्यक्त करना है। तो RAV किस में हम ज्ञात करेंगे? घंटा में। और इसी मिनट से हम घंटा में परिवर्तित कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू है 6.79 गुणे 10 पर घात -4 मोल और बटे में प्रति लीटर प्रति सेकंड। यही है ना, प्रति लीटर प्रति सेकंड। अब ये ज्ञात होना चाहिए कि 1 मिनट बराबर कितना घंटा होता है? 1/60 घंटा होता है। अब यहाँ पे घंटा में इसको, ये जो है मिनट में, किस में है? मिनट में। ये बात याद रखनी है। इसको घंटा में बदलना है तो ये हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा घंटा बटे में 60। घंटा बटे में 60 यही होगा ना, घंटा बटे में 60 होगा। यह जो 60 है इधर आ जाएगा तो इंटू हो जाएगा 60 और ये यहाँ से हट जाएगा। बराबर ये मान कितना आएगा इसे भी हमने कैलकुलेट किया है। आपको कैलकुलेशन करना है। यदि कैलकुलेशन करते हैं तो अभ्यास बना रहता है। कितना हो जाएगा? तो 4.07 गुणे 10 पर घात -2 मोल लीटर, उसके बाद से घंटा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आने वाली है यहाँ पे। तो हमने इसको हल किया, घंटा में भी आंसर ला दिया, मिनट में भी ला दिया और सेकंड में भी। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है? दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि NO2 के उत्पादन की दर हमें ज्ञात करनी है। NO2 के उत्पादन की दर। तो ध्यान देना है, बताया गया है कि औसत वेग बराबर क्या होगा। तो हमें उत्पाद के लिए यदि ज्ञात करना है तो इसके लिए स्टोइकोमेट्रिक 4 है, तो इसलिए ये हो जाएगा 1/4 और डेल्टा NO2 और बटे में डेल्टा T, यही होने वाला है। अब यहाँ पे औसत वेग तो हमें पता चल गया, ये मिनट वाला ही हम ले लेते हैं। यहाँ पे औसत वेग तो इतना मान आया है 6.79 गुणे 10 पर घात -4 बराबर हो जाएगा 1/4 गुणे डेल्टा NO2 और बटे में हो जाएगा डेल्टा T, यही होगा। अब क्या कर लेते हैं यहाँ पे कि हम क्या करें कि इसको इधर लेकर के आए, तो डेल्टा NO2 बटे में डेल्टा T बराबर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू हो जाएगा 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴। और यदि हम इसको हल करते हैं तो ये मान आ जाता है डेल्टा NO2 और बटे में डेल्टा T बराबर ये मान आता है कितना, इसको भी हमने कैलकुलेट कर रखा है। और इस मान को हम लिख देते हैं, ये आता है 2.72 गुणे 10 पर घात -3, 10 पर घात -3। और
पता है कि औसत वेग का या दर का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ पे वैल्यू हमने रखा था मिनट वाला, तो ये भी हो जाएगा मिनट इनवर्स। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को भी हल किया है और ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और समझ में आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और इतना तक आप लोगों ने हल कर लिया, और उसके बाद से हम कुछ पाठ्य निहित प्रश्न दिए हुए हैं, यानी कि चैप्टर के बीच में जो प्रश्न दिए हुए हैं इसी टॉपिक औसत वेग से रिलेटेड, अब हम उसे हल करने वाले हैं। तो इसे आप फटाफट नोट करें और उसके बाद से हम अध्ययन करेंगे, हल करेंगे किसका, पाठ्य निहित प्रश्न का। प्यारे बच्चों, औसत वेग से रिलेटेड अभी हमने एग्जाम्पल को हल किया, अब हम पाठ्यनिहित प्रश्नों को हल करेंगे। और पाठ्यनिहित प्रश्नों में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिक्रिया एक दिया है R से P अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 मोलर से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 मोलर हो जाती है। औसत वेग की गणना सेकेंड तथा मिनट की इकाइयों में करना है। औसत वेग की गणना किसमें करना है, सेकेंड तथा मिनट दोनों इकाइयों में करना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, तो यहाँ पे आपकी ये रासायनिक अभिक्रिया है और अभिकारक की सांद्रता दिया हुआ है। किसकी सांद्रता, तो यही अभिकारक है और अभिकारक की सांद्रता दिया हुआ है। अभिकारक की सांद्रता ये दिया हुआ है, क्या दिया है, तो अभिकारक की सांद्रता जो है सबसे पहले दिया है 0.03 से घटकर हो जा रहा है 0.02 मोलर। इसका मतलब है कि R1 का मान दे रखा है 0.03 मोल और R2 का भी मान दे रखा है 0.02 मोल, और यहाँ पे इसके लिए डेल्टा T का मान दिया है कितना मिनट, तो 25 मिनट। कितना मिनट, 25 मिनट। तो करना क्या है, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, अभिकारक की सांद्रता दिया हुआ है, तब हमें रेट एवरेज ज्ञात करना है। और रेट एवरेज को हम ज्ञात कर सकते हैं कैसे, तो RAB बराबर क्या होता है, बताया गया है कि माइनस का डेल्टा R बटे में डेल्टा T, या यही हो जाता है माइनस का R2 माइनस R1 और बटे में T2 माइनस T1, या डेल्टा T ही रखते हैं क्योंकि इसी का वैल्यू जो है यहाँ पे दे रखा है। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मान रख देते हैं और हमें ये मान मिल जाएगा कितना, R2 का मान दे रखा है 0.02 माइनस R1 का मान दिया है 0.03 और बटे में डेल्टा T का मान दिया है 25। अब क्या करते हैं कि ये मिनट में है, ये बात याद रखनी है, किस में है, मिनट में। तो बराबर हो जाएगा, इसमें से इतने का माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 0.01 और बटे में होगा 25, माइनस और माइनस में गुणा किया जाता है तो प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे इस दशमलव को यदि हम हटाते हैं तो यहाँ पे इंटू 100 करना पड़ेगा, और ये जो वैल्यू हो जाएंगे कितना, 1/25 गुणे 100, और इसको 100 करते हैं इंटू, तो यहाँ पर भी हमें इंटू 100 करना पड़ेगा, ये जाएगा 4 टाइम में, तो बराबर हो जाएगा कितना, बराबर हो जाएगा 4 इंटू 10 पर घात -4, क्योंकि ये और ये ऊपर की ओर जाते हैं तो माइनस में हो जाते हैं, और इसके लिए हो जाएगा मोल लीटर प्रति मिनट, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वह मिनट में दे रखी थी, किसमें, तो मिनट में। अब मिनट में दिया है तो इसको सेकंड में बदलना है, तो क्या, बहुत ही आसान है, RAB बराबर हो जाएगा जो मान आया है 4 गुणे 10 पर घात -4 इंटू मोल और बटे में लीटर, और मिनट को सेकंड में बदलना है तो इंटू हो जाएगा 60 सेकेंड, क्योंकि पता है कि 1 मिनट बराबर होता है कितना, तो 60 सेकेंड, यही होता है। अब यहाँ पे यदि आप कैलकुलेशन करते हैं तो रेट एवरेज यानी कि औसत वेग आ जाएगा किसमें, सेकेंड में। तो कैलकुलेशन करना है आपको स्वयं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है पाठ्यनिहित प्रश्न में 4.2, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन 4.2, तो ये कह रहा है कि
2a से उत्पाद बन रहा है, एक रिएक्शन दिया हुआ है 2a से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, उत्पाद। और कह रहे हैं कि अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर रह जाती है। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए। अभिक्रिया वेग या औसत वेग एक ही चीज होता है, तो समझना यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता दे रखा है, अभिकारक की सांद्रता यहाँ पे दे रखा है, सांद्रता में परिवर्तन R1 का मान दिया है कितना, तो R1 का मान दिया है 0.05 मोल प्रति लीटर, और उसके बाद से R2 का मान दिया है कितना, 0.4 मोल प्रति लीटर, R2 बराबर 0.4 मोल प्रति लीटर। और उसके बाद से क्या कह रहा है कि यहाँ पे समय अंतराल दे रखा है डेल्टा टी बराबर 10 मिनट, तो यहाँ पे डेल्टा टी भी दे रखा है, यानी कि समय अंतराल भी दिया हुआ है 10 मिनट। पूछा क्या जा रहा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अभिक्रिया वेग के बारे में, अभिक्रिया वेग, इसी को हम कहते हैं क्या, औसत वेग, औसत वेग, ये पूछा जा रहा है, अभिक्रिया वेग या औसत वेग। तो यहाँ पे औसत वेग का फॉर्मूला पता है, और यहाँ पे सांद्रता परिवर्तन भी दे रखा है, और समय अंतराल भी दे रखा है, और उसको हम क्या करेंगे, फार्मूला में रखेंगे, और इसका आंसर आ जाने वाला है। तो औसत वेग का क्या मतलब है, तो औसत वेग के बारे में बताया गया है, औसत वेग बराबर किसका सांद्रता दिया है, अभिकारक का, किसका, अभिकारक का, तब ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा आर बटे में क्या चीज, तो डेल्टा टी। अब यहाँ पे आर क्या है, तो आर ए है, यही है ना अभिकारक। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इसी चीज को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा R2 माइनस R1 बटे में डेल्टा टी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और R2 का मान दे रखा है कितना, तो 0.4, माइनस R1 का मान दिया हुआ है कितना, 0.5, और बेटे में डेल्टा टी का मान दिया हुआ है 10। ये बात याद रखनी है कि ये मिनट में है, तो कैलकुलेशन और आंसर जो होगा, इसका यूनिट जो होगा वह मिनट में ही आएगा, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यूनिट यदि गड़बड़ हुआ तो भी यहाँ पे आपके आंसर गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आगे देखा जाए तो अभिकारक के आगे स्टोइकोमेट्रिक गुणांक 2 दे रखा है। अब इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से, यानी कि जो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक होते हैं वह बटे में होता है। अब क्या कर लेते हैं कि इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा, जब अधिक में से कम को या कम में से अधिक को माइनस करते हैं तो कितना क्या आता है, ये तो माइनस में आंसर आता है, तो माइनस 0.1 हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा 10। माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये वाला यहाँ पे माइनस है, तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इस कंडीशन में देखा जाए तो क्या होने वाला, तो ये हो जाएगा 0.1 अपान, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और इसको जो है कैलकुलेशन आपको करना है, और कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा उसके आगे यूनिट लगा दे देना। कौन सी यूनिट लगा देना है, तो मोल, लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आंसर। और इसी चीज को यदि आप सेकंड में चेंज करना चाहेंगे, सेकंड में आंसर लाना चाहेंगे, तो आपको करना क्या है, तो ये हो जाएगा 0.1 अपान 20, और इंटू कर देना है 60 से, 20 इंटू 60, तो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा किसमें, तो मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स में। अब कैलकुलेशन हम आप पे छोड़ रहे हैं, आपको जो है कैलकुलेशन करना है और इसका आंसर लेकर के आना है, और आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में भी लिख देना है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपने सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझा होगा, और जो भी स्टेप वाइज क्रम से आपको बताया जा रहा है इसका आप पालन कर रहे हैं, तो जरूर आप केमिस्ट्री में आगे की ओर बढ़ रहे हैं और सारी चीजें समझ पा रहे हैं।
तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में जाना जाएगा इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा क्या, अभिक्रिया कोटि। और अभिक्रिया कोटि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वहां से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो उस टॉपिक को जो है अभिक्रिया कोटि हम अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, अगले वीडियो में उसको बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने सारी चीजें समझ रखा होगा। और यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दें और इसे अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।